आमेर के शासक मानसिंह को मुगल शासक अकबर ने काबुल की ओर भेजा था वहां के विद्रोह को शांत करने के लिए 1581 से और 87 ईस्वी तक। और इस दौरान मानसिंह ने वहां पर विद्रोहों को शांत किया। अकबर ने प्रसन्न होकर 1585 में मानसिंह को, आमेर के शासक मानसिंह को वहां का सूबेदार बना दिया। तो 1585 से और 87 तक सूबेदारी रही। मानसिंह ने वहां के विद्रोहों को भी शांत किया और वहां के 5 कबीले थे काबुल में, उन 5 कबीलों को पराजित किया। उन 5 कबीलों के जो झंडे थे, उन झंडों के अलग अलग रंग थे। किसी का रंग सफ़ेद, किसी का पीला, किसी का लाल, किसी का हरा और किसी का नीला। तो पांचों जब कबीलों को पराजित किया तो उनके कबीलों के झंडों के रंग को एक ही झंडे में सम्मिलित कर लिया और इसको आमेर स्टेट का, उस समय आमेर राज्य था, आमेर राज्य का इसको फ्लैग बनाया, झंडा बनाया। इससे पहले आमेर का जो झंडा था वो सफ़ेद रंग का हुआ करता था जिसमें एक झाड़ का चित्र होता था, इसीलिए आप देखते हैं कि उसको झाड़शाही कहा जाता था। और झाड़शाही से रिलेटेड जितने भी नाम हम देखते हैं, झाड़शाही सिक्के या झाड़शाही झंडा, वो जयपुर से रिलेटेड होता था इसी के कारण। लेकिन मानसिंह ने जब वहां पर उन कबीलों को पराजित किया तो उस झाड़शाही झंडे के स्थान पर अब ये पचरंगा झंडा हो गया। मतलब इसमें 5 रंग थे। कौन से 5 रंग थे ये मैंने आपको बताया कि सफ़ेद रंग का, पीले रंग का, लाल, हरा और नीला। ध्यान रखना ये नीला है, जो आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना नीचे, ये नीला है। ये नीला, हरा, सफ़ेद, पीला और लाल। काबुल अभियान के दौरान ऐसा बताया जाता है कि मानसिंह ने वहां पर बहुत सारी धन संपदा भी इकट्ठी की और उस पैसे को, बहुत सारे पैसे को मानसिंह ने, ये जो जयगढ़ है जो अभी आमेर में आता है, राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित आमेर में, जहाँ पर आमेर महल है और आमेर महल के पीछे की तरफ ये जयगढ़ बना हुआ है। तो यहाँ अंदर जब हम जाते हैं तो एक टांका बना हुआ है। टांका मतलब पानी को स्टोर करने का जो एक स्थान है, टैंक, वो टांका। ऐसा बताया जाता है कि वहां पर उस पैसे को रखा गया था, इकट्ठा किया गया था। मेरी इतिहास में बड़ी रुचि रहती है। मैं घूमने के लिए गया, जयगढ़ गया था एक बार, और वहाँ एक गाइड किया। गाइड से मैंने पूछा, हालांकि मुझे जानकारी थी लेकिन फिर भी मैं उनसे और पूछना चाह रहा था कि ये क्या है। बोले सब टांका है और ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर किसी समय बहुत सारा पैसा दबाया हुआ था, पैसा इकट्ठा किया हुआ था। मानसिंह जी वहाँ पर गए थे, मतलब जैसा गाइड ने बताया मैं उसी रूप में आपको बता रहा हूँ कि मानसिंह जी वहाँ पर गए थे और उन्होंने काबुल से बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया उस अभियान में और फिर यहाँ पर उसको लाके स्टोर कर दिया। और बाद में फिर जब देश आज़ाद हुआ तो इंदिरा गांधी के द्वारा इसको निकाला गया, इस पैसे को, और जो नेशनल हाईवे थे उनको कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया। ट्रकों में उस पैसे को लादा गया और फिर ले जाया गया। कहाँ ले जाया गया पता नहीं। एक बात और कही उन्होंने, ये मेरे से गाइड ने कहा कि यहाँ इस पैसे की रखवाली के लिए मीणों की नियुक्ति की जाती थी। मतलब मीणा जनजाति के लोगों को यहाँ पर अपॉइंट किया जाता था इसकी सिक्योरिटी के लिए, इसकी नियुक्ति के लिए, इसकी रक्षा के लिए। तो मेरी और जिज्ञासा हुई। मैंने पूछा कुछ और जानकारी दे सकते हैं आप मीणाओं के संबंध में? बोले हाँ साहब, मीणाओं का तो यहाँ पर शासन था। अब मैं जब यहाँ जयगढ़ गया तो इसके एक और पहाड़ी पर कुछ खंडहर बने हुए हैं और मैंने उन खंडहरों को देखा और पूछा कि ये खंडहरों के बारे में कुछ जानते हैं? बोले हाँ, ये बहुत पुराने खंडहर हैं और तब के हैं जब मीणाओं का यहाँ शासन हुआ करता था। मैंने कहा अच्छा, मीणाओं का यहाँ शासन था? बोले हाँ। और इसके आगे कुछ ये जो खंडहर आपको दिख रहे हैं ये कुछ बाद के हैं, जब कोकिल देव या काकिल देव ने 1207 ईस्वी के लगभग में आमेर से मीणाओं को पराजित करके और आमेर को कच्छावा शासकों की अगली राजधानी बनाया। और मेरी जिज्ञासा हुई, मैंने कहा अगली राजधानी बनाया, इसका मतलब कच्छावा शासकों की राजस्थान में पहले दूसरी राजधानियां थी? बोले हाँ। एक और जिज्ञासा हुई कि मीणाओं के अधिकार में जो खंडहर आप बता रहे हैं ये मीणाओं के अधिकार में एक क्षेत्र था, तो इसका मतलब ये आसपास का पूरा क्षेत्र मीणाओं के अधिकार में था? बोले हाँ। कौन कौन से क्षेत्र थे मीणाओं के अधिकार में? बोले साहब आसपास में आप देख लो, ये झोटवाड़ा का क्षेत्र, इसके अलावा गैटोर का क्षेत्र जहाँ पर अभी
जयपुर के जो शासक थे उनकी जो छतरियाँ बनी हुई है वो वाला गेटोर, वहाँ पर उनका शासन था। आमेर का जो क्षेत्र है यहाँ पर उनका शासन था। माची में उनका शासन था। मैंने कहा माची ये कौन सा, जमवा रामगढ़ वाला? बोले हाँ, जमवा रामगढ़ वाला जो जमवाई माता का वहाँ पर मंदिर है। कछावा शासकों की जो कुल देवी हैं जमवाई माता, और ईष्ट देवी जो हैं वो शीला माता, जो आमेर के महल में है वो शीला माता जो ईष्ट देवी हैं, और जमवाई माता जो कुल देवी हैं कछावा शासकों की, तो वो माची स्थान था पहले। और कछावा शासक भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज अपने आप को मानते हैं, तो कुश से कुशवाहा और फिर कछावा बना। और यहाँ पर दुले राय आए थे, या जिनको तेजकरण हम बोलते हैं, तो माची के क्षेत्र पर उन्होंने अपना अधिकार किया और फिर उसको रामगढ़ कर दिया, और जमवाई माता के नाम पर उसको जमवा रामगढ़ जाना गया। मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब ये आसपास का जो क्षेत्र है आपका, झोटवाड़ा हुआ, आमेर हुआ, गेटोर हुआ, माची मतलब जमवा रामगढ़ हुआ, और खोह गंग या खोह का क्षेत्र, तो ये मीणाओं के अधिकार में था। और कुछ बात निकल कर आई कि खोह वाली जो पहाड़ियां हैं, जिसको हम काली खोह या गंग खोह बोलते हैं, तो एक इतिहासकार हुए हैं कर्नल जेम्स टोड। उन्होंने ये बताया कि साहब खोह वाला जो क्षेत्र है, ये खोह की जो पहाड़ियां हैं, ये पूरे आपके जयपुर से लेकर और ये पूरा जो आगरा रोड है पूरा यहाँ तक फैली हुई थी। और मीणाओं का जो मूल स्थान है, मतलब सबसे पहले अगर मीणा कहीं पर आए कर्नल जेम्स टोड के हिसाब से, तो काली खोह या ये जो खोह का जो क्षेत्र है, इन पहाड़ियों के आसपास का जो क्षेत्र है, जो जयपुर और जयपुर में आगरा रोड के बीच का ये जो श्रृंखला है अरावली की, ये इनका मूल स्थान था, यहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई। तो दिमाग में अब और भी सवाल आए कि मीणा आखिर है कौन? ये नाम जो आया मीणा, ये क्या है, इसका मतलब क्या है? तो जब इसको पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो समझ में आता है मीणा जो शब्द है ये मीन से बना है। मीन या मत्स्य, इसका अर्थ होता है मछली। तो मछली से मीणा कैसे बना? तो बात है सतयुग की। हमारे अनुसार वेदों में 4 युग बताए गए हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और हर एक युग जो है वो लाखों वर्षों का होता है। जैसे सतयुग लगभग 17 लाख वर्ष का था, फिर त्रेता युग लगभग आपके 12 लाख वर्ष का, फिर द्वापर युग लगभग 8 लाख वर्ष का, और फिर कलयुग अभी चल रहा है, ये 4-5 लाख वर्ष का ये बताया जाता है। तो सतयुग में भगवान विष्णु ने कुछ अवतार लिए थे। जैसे एक तो मत्स्य अवतार लिया था, जो ये आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा नारसिंह अवतार लिया था, इसके अलावा वराह अवतार लिया था, कूर्मी अवतार लिया था। मतलब उस सतयुग में भगवान विष्णु ने जितने भी अवतार लिए थे, तो वो सब अमानवीय अवतार थे। अमानवीय मतलब वो मनुष्य के रूप में नहीं थे, पूर्ण रूप से मनुष्य के रूप में नहीं थे, मनुष्य और पशु पक्षियों के सम्मिलित रूप में थे। जैसे भगवान विष्णु का जो पहला अवतार था वो मत्स्य अवतार हम बोलते हैं, जो आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा है, मत्स्य। और मीणा जाति के जो लोग हैं वो इसी मत्स्य अवतार से जुड़े हुए हैं। मतलब इनकी उत्पत्ति इसी रूप से मानी जाती है, भगवान विष्णु के इस रूप से। तो अगर ऐसा माना जाए तब तो मीणा जनजाति लाखों वर्ष पुरानी हो गई, क्योंकि सतयुग में इनकी उत्पत्ति हुई। और सतयुग में उत्पत्ति होने का मतलब स्वयं सतयुग ही 17 लाख वर्ष का था। एक व्यक्ति हुए मुनि मगन सागर, जो मीणाओं के जो धर्म गुरु हुए हैं, मुनि मगन सागर ने एक किताब लिखी है मत्स्य पुराण। और मत्स्य पुराण में यह बताया है कि मीणाओं की उत्पत्ति भगवान विष्णु के मीन यानी मत्स्य रूप से हुई है। तो मीणा जनजाति इसका मतलब बहुत पुरानी है। साथ ही साथ यह बताया है कि मीणाओं के कुल 5200 गोत्र हैं। किन्होंने? मुनि मगन सागर ने। अब जब यह मत्स्य नाम आता है तो दिमाग में एक चीज और क्लिक करती है कि मत्स्य नाम से तो एक बहुत बड़ा जनपद रहा है हमारे यहां पर, मत्स्य जनपद। ये देखो, टोटल 16 महाजनपद रहे। जनपद गलत बोल रहा हूं मैं, महाजनपद बोलना चाहिए। हमारे यहां पर टोटल 16 महाजनपद हुए। जनपद छोटा है, महाजनपद बड़ा है। और इन 16 महाजनपदों में से राजस्थान में एकमात्र पूर्ण रूप से जो महाजनपद आता था वो मत्स्य महाजनपद आता था, ये वाला। आज जो हम अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और जयपुर का जो उत्तर पूर्वी वाला जो भाग है, ये पूरा मत्स्य जनपद महाजनपद में आया करता था। जैसे अगर राजस्थान के मैप से मैं आपको
समझाऊं तो ध्यान दीजिए। ये स्लाइड किस लिए लगाई थी? अच्छा हाँ, एक बार समझना भाई, मुझसे कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था सर जूनियर अकाउंटेंट की एग्ज़ाम है तो राजस्थान सर्विस रूल्स और जीएफ एंड एआर ये दो हमको पढ़ना है, तो इसको कहाँ से पढ़ें? तो दो तरीके हैं भैया, या तो आप बेयर एक्ट पढ़ लीजिए, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, या मार्केट से ख़रीद लीजिए जो ओरिजिनल है, या फिर मैंने मार्केट से ये दो किताब खरीद के देखी थी कि ये आपके लिए ठीक रहेंगी क्या, तो मुझे इसकी भाषा ठीक लगी। आप मार्केट में जाके देख लेना, पढ़ के देख लेना, अगर आपको समझ में आए राजस्थान सर्विस रूल्स और जीएफ एंड एआर ये दोनों अगर आपको, मुझे तो ठीक लगा, आप पढ़ के देख लेना, अगर समझ में आता है कि काम की है तो फिर आप परचेज इसको कर लेना। बाकी ठीक है, सरल भाषा में इसमें समझाया हुआ है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। वापस विषय पर आइए, मैं आपको ये मत्स्य वाला बता रहा था, तो ध्यान दीजिए। ये राजस्थान का अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, जयपुर, जयपुर का कौन सा, ये उत्तर पूर्वी वाला ये जो भाग है, ये वाला, ये पूरा मत्स्य महाजनपद में आया करता था। ध्यान करो, महाभारत काल में यहाँ के जब पांडवों को 12 साल का वनवास मिला था कि भैया आप जुए में हार चुके हो, और दुर्योधन ने पांडवों से ये कहा था कि अब आप 12 साल तक तो वन में रहोगे, वनवास झेलोगे, और 1 साल का आप अज्ञातवास झेलोगे। मतलब 1 साल आपको छुप कर रहना पड़ेगा, आप अपनी पहचान उजागर नहीं करोगे, और किसी ने आपको देख लिया अगर उस 1 साल के अंतराल में कि भैया अच्छा ये तो 5 पांडव हैं, या इनके साथ में ये द्रौपदी हैं, कुंती माता तो नहीं गई थी, उनकी पत्नी द्रौपदी गई थी, तो अगर किसी ने पहचान लिया उस अज्ञातवास में, तो आपको फिर से 12 वर्षों के वनवास पर जाना पड़ेगा। तो अपने आप को छुपाने के लिए उन्होंने जो 1 साल का समय व्यतीत किया था वो यहीं पर व्यतीत किया था। भीम जो है वो वल्ल के रूप में, रसोइये के रूप में बन गए थे, और युधिष्ठिर जो है कंक का उन्होंने रूप धारण कर लिया था। इसके अलावा जो अर्जुन थे, महान धनुर्धर अर्जुन, उन्होंने वृहन्नला का रूप धारण कर लिया था। मतलब जो एक धनुर्धर है वो वृहन्नला नपुंसक का उन्होंने रूप धारण कर दिया था, और जो यहाँ के शासक थे उनकी पुत्री उत्तरा को वो म्यूजिक सिखाया करते थे। तो ये वाला वो मत्स्य क्षेत्र है, इसकी जानकारी मिलती है हमको, महाभारत काल में इसकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा ऋग्वेद में इसकी जानकारी मिलती है, कोशितकी उपनिषद में इसकी जानकारी मिलती है। तो इन सब सोर्सेस से हमको यहाँ की जानकारी मिलती है। तो इसका अर्थ यह है कि मत्स्य जनपद उन मीणाओं के नाम से है, तो या तो उनका कभी इस पर शासन रहा हो, या इस क्षेत्र में रहने के कारण उनका ये नाम पड़ा हो, जरूर कुछ ना कुछ ये रिलेशन उनके बीच में रहा होगा। अच्छा, अब कुछ और जिज्ञासाएं बढ़ती गई। जब उन्होंने, गाइड ने ये बताया कि ये जयगढ़ को देखकर कहाँ गया कि साहब ये पहले कोकिल देव या काकिल देव यहाँ पर आए थे, और उन्होंने 1207 में इस आमेर को जीत लिया था, और आमेर को अपनी अगली राजधानी बनाया। तो अब जिज्ञासा ये हुई, अगली राजधानी बनाया, इसका मतलब पहले भी राजधानी रही थी कछावा शासकों की राजस्थान में? तो हाँ साहब, रही थी राजधानी। तो दरअसल भगवान राम के पुत्र हुए लव और कुश, कुश के जो वंशज थे वो कुशवाहा या कछवाहा कहलाए। आमेर का एक शिलालेख है 1612 ईस्वी का, आमेर शिलालेख जिसको हम बोलते हैं, उससे हमको जानकारी मिलती है कि कछावा जो है ये सूर्यवंशी शासक थे, सूर्यवंशी राजपूत थे। इसके अतिरिक्त बूंदी के जो महाराव राम सिंह सेकंड थे, उनके दरबारी थे सूर्यमल मिशन, जिनके द्वारा कुछ किताबें लिखी गई हैं, वीर सतसई, वंश भास्कर, छंद मयूख, बलवंत विलास, सती रासो, राम रंजाट। तो वंश भास्कर में भी वो ये जानकारी देते हैं कि ये कुश के वंशज हैं, और कुश से कुशवाहा और फिर कछवाहा ये बने। तो पहले अयोध्या के क्षेत्र के आसपास में थे ये इधर। भाई भगवान राम की जो राजधानी थी, शासन तो पूरे भारत पर था, राजधानी कौन सी थी उनकी? अयोध्या के आसपास की अयोध्या वाली राजधानी थी। बाद में यहां से ये लोग निकले कुशवाहा, और मध्य प्रदेश की ओर आए। सोन नदी के आसपास के कुछ क्षेत्र थे आपके, साकेत, नरवर, डुबकुंड, ग्वालियर, इस क्षेत्र में आए, और यहीं पर उनका शासन होता रहा। इसी क्षेत्र में शासन करते हुए एक शासक हुए राजा नल, और राजा नल के नाम से ही ये जो नरवर हम जो जानते हैं मध्य प्रदेश वाला, वो राजा नल के नाम से उसका नाम नरवर पड़ा। राजा नल के ही एक पुत्र थे साल कुमार, जिनको हम ढोला के नाम से जानते हैं,
और उनकी एक प्रेम प्रसंग है मारू के साथ में, जो कहानी ढोला मारू के नाम से बड़ी प्रसिद्ध है। राजा नल के बाद ही उनकी पीढ़ी में 21वीं पीढ़ी में 33वें शासक हुए थे। 21वीं पीढ़ी, शासक नंबर 33वें, सोढ़देव। और सोढ़देव के एक पुत्र थे जो देखने में बहुत सुंदर थे, इसलिए मतलब दूल्हे का रूप, जैसे कोई सामने दूल्हा खड़ा हो, दूल्हा होता है ना सजा संवरा बिल्कुल सुंदर सा, तो ऐसे लगते थे, तो उनको दूल्हे राय कहा गया। और वैसे नाम था उनका तेजकरण। उस समय जब दूल्हे राय या तेजकरण यहां पर थे तो जयपुर में, जयपुर के पास का एक क्षेत्र दौसा, ये यहां अगर इससे आप देखें, ये जयपुर के पास का एक क्षेत्र दौसा, यहां दौसा में उस समय बड़गुजर और चौहान दोनों एक साथ शासन किया करते थे। लेकिन कुछ समय बाद दोनों में झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद जो चौहान थे, यहाँ चौहान शासक रालपसी चौहान, तो उन्होंने तेजकरण को बुलाया, मतलब दूल्हे राय को बुलाया नरवर से कि आप आओ और बड़गुजरों के विरुद्ध हमारी हेल्प करो। तो तेजकरण या दूल्हे राय यहाँ पर आए और रालपसी चौहान की सहायता की, बड़गुजरों को पराजित कर दिया और अब एक छत्र राज्य उनका चौहानों का यहाँ पर स्थापित कर दिया। रालपसी चौहान प्रसन्न हुए, अपनी बेटी सुजान कंवर की शादी कर दी तेजकरण के साथ में, और ये दौसा जो है ये कछावा शासकों को दे दिया। तो मतलब राजस्थान में कछावा शासकों की जो पहली राजधानी बनी वो दौसा बनी। किसके समय? तेजकरण या दूल्हे राय के समय। अब यहीं से उन्होंने अपना और राज्य विस्तार किया और दौसा से आगे बढ़कर वो आए जयपुर की ओर। जयपुर में एक जगह आती है माची, जो अभी मैंने आपको बताया, माची या मांझी जिसको बोलते हैं, जो वर्तमान में जमवारामगढ़ के नाम से जाना जाता है, वो अगली राजधानी बनी। तो तेजकरण ने ही इसको अगली राजधानी बनाया। इसके बाद आगे के शासकों में जो कोकिल देव या काकिल देव हुए, उन्होंने इस आमेर के क्षेत्र पर 1207 ईस्वी के लगभग में, हालांकि अलग अलग सोर्स कुछ अलग अलग बात भी करते हैं, कोई 1207 भी बताता है, कोई थोड़ा इधर उधर भी बताता है, एक मोटा मोटा हम मान सकते हैं कि 1207 ईस्वी के लगभग में आमेर के इस क्षेत्र पर उन्होंने अपना अधिकार किया। किन्होंने? कोकिल देव या काकिल देव ने, और फिर इस आमेर को अपनी अगली राजधानी बनाया। तो जब आप कभी यहाँ जयगढ़ में घूमने के लिए जाएंगे या आमेर के महलों में घूमने के लिए जाएंगे, तो पीछे आप पहाड़ी पर देखना, आपको कुछ ऐसे खंडहर से नजर आएंगे जो देखने में बहुत पुराने नजर आएंगे। तो ये तब के खंडहर हैं जब काकिल देव के द्वारा इस क्षेत्र पर अटैक किया गया था, आक्रमण किया गया था और इसको अपनी राजधानी बनाया गया। और बहुत लंबे समय तक, उस 1207 से लेकर और 1727 ईस्वी तक ये आमेर के मतलब जयपुर के कछावा शासकों की राजधानी रहा। बाद में 18 नवंबर 1727 को, 18 नवंबर 1727 को सवाई जयसिंह के द्वारा जयपुर शहर की नींव रखी गई थी। और जब जयपुर बनकर तैयार हो गया तो फिर अपनी राजधानी को आमेर से शिफ्ट करके उन्होंने जयपुर को अपनी अगली राजधानी बना लिया। तो कछावा शासकों की अगर हम राजस्थान में राजधानी देखें तो 4 राजधानी रही। सबसे पहले दौसा रही, फिर माची या जमवारामगढ़ रही, फिर आपके आमेर रहा और फिर बाद में आपका जयपुर रहा, जो सवाई जयसिंह के द्वारा बाद में बनाया गया। अब जब एक सवाल दिमाग में यह आता है कि जब ये पूरा क्षेत्र अभी आसपास का झोटवाड़ा, आमेर, गैटोर, माची, खोहगंग, ये पूरा जब मीणाओं के अधिकार में था, तो जब मीणाओं के हाथ से अधिकार चला गया तो इसके बाद फिर मीणाओं ने क्या किया? तो अब मीणाओं को विवश होकर जंगलों की ओर जाना पड़ा। भाई कुछ तो सेना में भर्ती रहे, जैसे मानसिंह के टाइम हम देखते हैं जयपुर के शासक मानसिंह प्रथम, उनके टाइम मीणाओं को सेना में भी रखा जाता था और जो जयगढ़ का जो टांका है उसकी सुरक्षा के लिए भी मीणाओं की नियुक्ति की जाती थी। लेकिन मीणाओं की स्थिति तब खराब हुई जब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ राजस्थान के शासकों के द्वारा जब संधियां कर ली गई थी, तो उसके बाद प्रशासनिक नियंत्रण कठोर होता चला गया और मीणाओं की स्थिति इसके बाद खराब होती चली गई। अब जब मीणाओं की स्थिति खराब हुई, उनको जंगलों में जाना पड़ा, तो जीवन यापन का संकट हुआ। तो एक तो जीवन यापन के संकट के कारण, जीवन निर्वाह करने के लिए, दूसरा जो उन पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, प्रतिबंध लगाए गए थे, तो इसके विरोध में ये 2 कारण हैं। एक तो क्या कि अपना जीवन यापन करना है तो उसके लिए आपको वन संसाधनों की आवश्यकता है, लेकिन अगर उस पर रेस्ट्रिक्शंस हैं तो फिर आप अपना विरोध करेंगे और इसके कारण फिर लूट मार का काम शुरू हुआ। जैसे एक किताब है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत,
डॉक्टर हुकुमचंद जैन और नारायण लाल माली की। पेज नंबर 153, वहाँ से हमको ये जानकारी मिलती है कि अब जब मीणाओं पर यह कठोर नियंत्रण स्थापित होने लगे तो इसके विरोध में मीणाओं ने अब धावा बोलना शुरू किया, अपना विरोध दर्ज कराना शुरू किया। मतलब अब उन्होंने एक प्रकार से व्यवस्था को चुनौती देना शुरू किया। तो अब जब मीणा जनजाति के लोग सरकार के नियंत्रण से बाहर होने लगे तो उनको कंट्रोल में रखने के लिए सरकार के द्वारा समय समय पर कुछ कानून लाए गए। जैसे एक तो अपराधी जाति अधिनियम 1871 का, इसके अलावा क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1924 का जो भारत सरकार के द्वारा लाया गया, और एक जयपुर राज्य के द्वारा लाया गया था जरायम पेशा कानून जो 1930 ईस्वी में लाया गया। तो इनकी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। 1871 का जो अपराधी जाति अधिनियम लाया गया था उसमें यह था कि भैया मीणा जनजाति के जितने भी लोग हैं उनको थाने में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। मीणा जनजाति के जितने भी लोग हैं आप थाने में जाकर रजिस्ट्रेशन कराएंगे। किसका? पुरुषों का, महिलाओं का, सबका। कब? एक निश्चित दिवस होता था कि इस दिवस पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन कराओ। मतलब रजिस्ट्रेशन तो आप कराओ, साथ के साथ रजिस्ट्रेशन के साथ में आपको एक निश्चित दिवस पर थाने में जाकर हाजिरी लगानी पड़ेगी। इस दिन आपको जाना है, ये निर्धारित समय है, इस निर्धारित समय पर आपको जाना है, थाने में हाजिरी लगानी है। प्लस आपके जो फिंगरप्रिंट हैं वो भी थाने में रहेंगे। और फिंगरप्रिंट के साथ साथ आपको अगर कहीं पर ट्रेवल करना है, कहीं यात्रा करनी है, तो इसके लिए आपको एक लाइसेंस की ज़रूरत होगी। मतलब अनुज्ञा पत्र आपको लेना पड़ेगा, तब जाकर आप ट्रेवल कर पाओगे। ये क्यों लाया गया? कि वो मीणा जिनके अधिकार में पहले कुछ क्षेत्र था, अब उनके अधिकार से ये क्षेत्र जाने के कारण उनको जंगलों की ओर जाना पड़ा, अपना जीवन निर्वाह करना पड़ा। उन पर जब और नियम लगाए गए तो एक तो जीवन निर्वाह के लिए, दूसरा इन नियमों को चुनौती देने के लिए उन्होंने अब लूटमार का काम शुरू किया। और उसको नियंत्रित रखने के लिए सरकार के द्वारा अलग अलग समय पर कानून लाए गए, जिसमें एक अपराधी जाति अधिनियम 1871 का, एक क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1924 का और एक जरायम पेशा कानून 1930 ईस्वी में जो लाया गया था। तो अपराधी जाति अधिनियम जो लाया गया 1871 ईस्वी में, इसमें क्या था कि मीणा जनजाति के लोगों को थाने में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, महिलाओं पुरुषों दोनों को कराना पड़ेगा, अपने फिंगरप्रिंट वहाँ पर देने पड़ेंगे। इसके अलावा कहीं अगर ट्रैवल करना है, यात्रा करनी है, तो इसके लिए उनको लाइसेंस की आवश्यकता है। प्लस अगर इन नियमों का वो उल्लंघन करते हैं तो 3 साल तक की सजा सुनाई जाएगी। और बड़े जो पुलिस अधिकारी हैं, भाई सजा तो किसके, न्यायिक अधिकारी के द्वारा सुनाई जाएगी, लेकिन जो उच्च पुलिस अधिकारी हैं उनको ये अधिकार है कि इन कानूनों के उल्लंघन पर वो मीणा जनजाति के लोगों को 3 से 6 महीने की सजा अपने ही स्तर पर दे सकते थे और उस सजा को कहीं पर चुनौती नहीं दी जा सकती थी। ये था 1871 का अपराधी जाति अधिनियम। इसके बाद और आया भारत सरकार के द्वारा, क्योंकि अभी चुनौतियां समाप्त नहीं हो रही थी और मीणाओं के द्वारा सरकार को अभी कड़ी टक्कर दी जा रही थी, तो फिर इनको नियंत्रित रखने के लिए एक कानून और लाया गया, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, जो 1924 में लाया गया था भारत सरकार के द्वारा। इसमें भी वही बातें थी कि थाने में आप हाजिरी दो, रजिस्ट्रेशन कराओ और नियमित तौर पर आप हाजिरी दोगे। इसमें एक चीज़ और एडिशनल थी कि 25 साल से अधिक के जितने भी महिला और पुरुष हैं उनको नियमित रूप से थाने में जाना पड़ेगा और अपनी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ेगी। इसके बाद 1930 में एक एक्ट लाया गया जयपुर सरकार की तरफ से, जरायम पेशा कानून 1930 में। इसमें यह कर दिया कि महिला और बच्चे भी जो होंगे 12 साल से प्लस के, उन सबको थाने में जाकर हाजिरी लगानी पड़ेगी। अब इन कानूनों के विरोध में, मतलब अपराधी जाति अधिनियम, इसके अलावा क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट और जरायम पेशा कानून, इनके विरोध में मीणा जनजाति के लोग संगठित होने लगे। और आरंभिक दौर में कुछ नेता थे जिन्होंने संगठित होकर इन कानूनों का विरोध करना शुरू किया, जिसमें एक तो छोटू राम झारवाल, इसके अलावा जवाहर राम, महादेव राम पबड़ी, ये कुछ नेता थे जो इकट्ठे हुए और इन्होंने कुछ संगठन बनाए। वो संगठन आपके मीणा क्षेत्रीय महासभा, एक तो ये बनाया मीणा क्षेत्रीय महासभा जो 1933 में बना था, और मीणा सुधार समिति
किन्होंने बनाया? छोटू राम झारवाल, महादेव राम पबड़ी, जवाहर राम, ये कुछ नेता थे। लेकिन शुरू में ये जो संगठन बना इतना ज़्यादा सक्रिय नहीं रह सका, इतना संगठित नहीं कर पाए लोगों को। तो अब बीड़ा उठाया मुनि मगन सागर ने, और मुनि मगन सागर ने इन कानूनों के विरोध में और मीणाओं को संगठित करने के लिए 1944 में नीम का थाना में, जो अभी तो एट प्रेजेंट सीकर जिले में आता है, जब मैं इस टाइम वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी तक, तो 1944 में एक सम्मेलन बुलाया, बड़ा सम्मेलन नीम का थाना में, और उस सम्मेलन के माध्यम से मीणों को संगठित किया और इन कानूनों का विरोध किया। उसी सम्मेलन में एक संगठन बनाया गया, जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति। भाई जयपुर राज्य से रिलेटेड है, मीणा सबसे ज़्यादा वर्तमान में कहाँ पर है? जयपुर में ही है। और जितनी भी जनजातियां हैं राजस्थान की, उसमें सबसे बड़ी जनजाति मीणा है, सबसे पढ़े लिखे लोग भी मीणा है जनजातीय समूह में। दूसरे नंबर पर आपके भील आते हैं, सबसे बड़ी जनजाति, और तीसरे नंबर पर जो राजस्थान में अब आते हैं वो ग्रासिया आते हैं। तो मीणा जनजाति को सामाजिक सुधार करने के लिए, कुरीतियों को दूर करने के लिए, इसके अलावा जो गलत प्रैक्टिसेस थी उनको छोड़ने के लिए और इन कानूनों का विरोध करने के लिए 1944 में मुनि मगन सागर के द्वारा नीम का थाना में एक सम्मेलन बुलाया गया, और उस सम्मेलन के माध्यम से एक संगठन बनाया गया कि अब ये जो संगठन है ये मीणाओं की आवाज़ को उठाएगा और इन कानूनों का विरोध करेगा। वो संगठन था जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति। जयपुर राज्य में सबसे ज़्यादा थे इसीलिए, और उस संगठन का अध्यक्ष बनाया गया बंशीधर शर्मा को। बंशीधर शर्मा। इसके अलावा लक्ष्मी नारायण झारवाल, वो उसमें मंत्री थे, लक्ष्मी नारायण झारवाल, और राजेंद्र कुमार अजय, ये तो इसमें थे मंत्री। राजेंद्र कुमार अजय, लक्ष्मी नारायण झारवाल और बंशीधर शर्मा। 1944 में संगठन बना। 1945 में इस संगठन ने अपना पहला सम्मेलन बुलाया श्री माधोपुर, जो सीकर में आता है, और इस सम्मेलन की एक्टिविटी इतनी रही कि 1946 में जाकर जुलाई 1946 में जयपुर राज्य को मीणाओं को कुछ रिलैक्सेशन देना पड़ा। अभी तक उनकी महिलाओं और बच्चों को थाने में जाकर जो हाजिरी लगानी पड़ती थी, तो 1946 में उस हाजिरी से उनको मुक्त कर दिया गया। ये इस संगठन का प्रभाव रहा। और बाद में 1952 में इन कानूनों को कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया, और इसके पीछे हीरालाल शास्त्री और टीकाराम पालीवाल, इनके प्रयास रहे। अगर आपसे पूछा जाए 1952 में जयपुर राज्य से जब कंप्लीटली इसको समाप्त कर दिया गया था, तो किसके प्रयास अहम रहे? एक तो हीरालाल शास्त्री और एक टीकाराम पालीवाल के। कुछ और फैक्ट्स भी आप ध्यान रख सकते हैं। 1851 से और 60 के बीच में मीणों ने आंदोलन किया था जहाजपुरा के क्षेत्र में। अगर आपसे पूछा जाए कि जहाजपुरा के क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध मीणों के द्वारा कब आंदोलन किया गया था, 1851 से और 60 के बीच में, ये भी आप ध्यान रख लेना। और इससे रिलेटेड कुछ और बातें, ये मीणों में मुख्यतः दो वर्ग होते हैं, एक जमींदार मीणा और एक चौकीदार मीणा। हालांकि इसके बारे में मैं और डिटेल से बात करूंगा जब जनजातियों के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, राजस्थान के कला और संस्कृति का पार्ट, राजस्थान की भारद्वाज क्लासेस की एप्लीकेशन पर, वहाँ पर आपको पूरा बैच में आपको दे दूंगा। मुख्य देवता भूरिया बाबा या गौतम ऋषि, जिनको भूरिया बाबा के रूप में पूछते हैं। और एक चीज़ और कि हर्बर्ट रिजले रहे हैं जिन्होंने मीणा जनजाति को द्रविड़ जाति से संबंधित बताया है। ये केवल एक जर्नल, एक वीडियो बनाया था यूट्यूब के लिए, और अभी राजस्थान की हिस्ट्री के स्पेशल बैच पर मैं काम कर रहा हूँ। तो उम्मीद है कि इस अगस्त के महीने में वो राजस्थान की हिस्ट्री का स्पेशल बैच कंप्लीटली आपको अवेलेबल हो जाएगा भारद्वाज क्लासेस की एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर लीजिए। और अभी तो केवल राजस्थान की ज्योग्राफी का बैच है RAS लेवल का, एक RAS का मैंने मैथमेटिक्स का बैच डाला है, इसके अलावा एक मैथमेटिक्स और रीजनिंग का बैच है। हिस्ट्री पर मैं काम कर रहा हूँ, हिस्ट्री का जल्दी ही आपको इस महीने में अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।